आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट इसका रिवीजन करेंगे। ये वन शॉट वीडियो आज के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत कम टाइम में पूरे चैप्टर का हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम आप लोग के पास कम है, एग्जाम का समय आ गया है। तो अल्टरनेटिंग करंट है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये आपका चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक में आया था। ये वाला ग्राफ अगर आप लोग देखे होंगे तो पता चल रहा होगा, ऐसा ग्राफ हम लोग वहां पे बनाए थे। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है वो समझिए। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से ले लेते हैं, ये है, ये आपका ऐसे हो गया, ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या है, चेंज हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, हर जगह चेंज हो रहा है। बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। इस करंट को अगर आप ऐसे करके दिखाएंगे ऐसे, तो ये इस तरह से होगा, है ना, ऐसे 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 ये बनेगा करंट। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटली चेंज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरह से चेंज हो रहा है। तो क्योंकि इसका डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होता है इसलिए इसका नेम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गया। अब इसका जो है वो एक और करंट हम लोग तो जो पढ़ते आए वो कौन सा करंट था, और पीछे जो पढ़े वो था डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट जिसको बोलते हैं। डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। मान लेते हैं कि इस तरह से कोई कांस्टेंट करंट ऐसे करके ले ले, ये करंट का ना डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इस करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ये अल्टरनेटिंग करंट होता कैसा है, किस तरह से होता है, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। I इक्वल्स टू क्या है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया इसके बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये कैसे आया ये आप लोग को बता चुके हैं। किसमें था, रोटेशन ऑफ कॉइल में। ये कॉइल जब रोटेट करेगा तो करंट इंड्यूस होगा, वो करंट था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी के प्लेस पे हम लोग लेंगे अब ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लेंगे। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, इससे आपका इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ। सपोज दैट ये करंट 0 से लेकर के 10 एम्पियर तक जा रहा है, 10 से 0, 0 से -10 और -10 से वापस 0 हो रहा है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। अगर आपको बोलेगा कि इस पॉइंट पे करंट कितना होगा, ये बताइए, इस पॉइंट पे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इस पॉइंट पे पूछेगा इंस्टेंटेनियस, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस करंट होगा। और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आपका टाइम। हर एक टाइम ले लीजिए, कोई भी टाइम में या कोई भी एंगल में अगर लीजिएगा करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू अलग अलग आएगा। करंट मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। बात समझ गए। मैक्सिमम करंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। तो यहाँ पर क्या है, ये आई नॉट जो आपका है, ये आई नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई नॉट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, एसी का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। उसके बाद ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज। फाइव को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ, अगर आप ओमेगा टी का वैल्यू 0 लेते हैं, ओमेगा टी का वैल्यू क्या लेते हैं, 0, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, 5 फेज। तो क्योंकि टाइम 0 पे इसका एंगल 5 होगा, इसलिए इसका नेम क्या है, इनिशियल फेज। फेज का मतलब होता है एंगल। तो कौन सा टर्म क्या है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद और भी इसमें टर्म है, जैसे आप टाइम पीरियड, यहां से यहां तक एक साइकिल बोलते हैं इसको, 1 साइकिल। ये यहां से यहां चला, फिर ये 1 साइकिल कंप्लीट किया, फिर आगे जाएगा, फिर ये 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो एक बार साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड टी। समझ में आया। तो ये हो गया आपका टी, तो ये क्या हो जाएगा, t/2, ये हो जाएगा t/4, और ये हो जाएगा 3t/4। जनरली अगर एंगल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये है 2 पाई, ये क्या है 3 पाई/2, ये है पाई, और ये है पाई/2, और ये है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। तो ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। एकदम बेसिक है ये अल्टरनेटिंग करंट का।
यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, ऑल्टरनेटिंग करेंट इज दैट करेंट whose magnitude changes continuously and direction reverses alternately। ये करंट आपका ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। डायरेक्ट करंट में क्या है, whose magnitude and direction do not change with time, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट। उसके आगे भी है, यहाँ पर देख लीजिए जो भी आप लोग को बताया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाला कंडीशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये नोट्स पे आप लोग को हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल में, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, और इसको हम लोग 1/t को न्यू भी लिखते हैं, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू, ये भी फॉर्मूला हो गया। टी है टाइम पीरियड और न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात को? तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट में आते हैं अब एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। चलिए टॉपिक में आते हैं, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू लेना क्यों जरूरी है, एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग है वो समझिए। अगर आप एसी अभी लिए हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसे ले लीजिए, ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का कंडीशन, ऐसा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी जो एग्जांपल दिए थे आप लोग को, जीरो है, जीरो सपोज दैट ये हो रहा है 10, 10 से वापस जीरो, और जीरो से क्या हो जाएगा -10, और -10 से क्या हो रहा है 0। अब आपसे अगर कोई पूछे कि यहाँ कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे तो चेंज हो रहा है, जीरो बोल नहीं सकते हैं, 10 हमेशा है नहीं, 10 एक तो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, फिर वापस जीरो ही हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को बोलना मुश्किल रहेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, जब सर्किट में करंट लेते हैं तो लेते हैं ना कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है या 20 एम्पियर का 40 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट कौन सा करंट होता है, फ्लो तो अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट तो घटता बढ़ता है, तो यहाँ पर करंट कौन सा है उसको लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पहले इसको लेंगे एवरेज वैल्यू। क्या लेंगे इसमें, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। समझ में आया? तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये होता है 1 टाइम पीरियड, 1 साइकिल बोलते हैं इसको। तो यहां से यहां तक 1 साइकिल अगर लीजिएगा तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव एवरेज लेंगे तो एवरेज आपका 0 आ जाएगा। तो हम लोग पूरा में एवरेज नहीं लेंगे, एवरेज जो हम लोग लेंगे वो हाफ साइकिल में लेंगे, मतलब टाइम लेना है t/2। टाइम कितना लेना है, t/2, तो ये t/2 टाइम में हम लोग लेंगे कैसे वो समझिए। करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया दैट मींस क्या फ्लो किया होगा, चार्ज फ्लो किया होगा। करंट का मतलब क्या फ्लो किया होगा, चार्ज फ्लो किया होगा। तो सपोज दैट यहां से लेकर के यहां तक चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लो किया 100 कूलम। कितना चार्ज फ्लो किया, 100 कूलम। फिर से समझ लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 0 से t/2 टाइम में चार्ज फ्लो किया सपोज कितना, 100 कूलम। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ये तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं डीसी से। सपोज दैट डीसी लेते हैं, डायरेक्ट करंट लेते हैं हम, डायरेक्ट करंट यहां से यहां तक ये ले लेते हैं 6 एम्पियर का। सपोज कितना ले रहे हैं, 6 एम्पियर करंट। 6 एम्पियर करंट अगर फ्लो करवाए, ये डीसी करंट है, ये भी चार्ज जो है वो दिया 100 कूलम, ये भी चार्ज कितना फ्लो करवाया, 100 कूलम। इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। जो काम जितना चार्ज भेज रहा है एसी, उतना ही चार्ज भेज रहा है कौन, डायरेक्ट करंट डीसी। कितना टाइम में, हाफ साइकिल में, हाफ टाइम पीरियड होता है हाफ साइकिल में। तो इसी 6 को बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बात समझ में आया? इस 6 को क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी उतना ही चार्ज भेजेगा जितना चार्ज डीसी भेजेगा हाफ साइकिल में। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। जो कंपेयर कर रहे हैं, ये डीसी का वो वैल्यू है विच सेंड सेम चार्ज इन हाफ साइकिल इन अ सर्किट एज इज सेंट बाय एसी इन द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ तो हम जस्ट एग्जांपल लिख दिए हैं, ये 10 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है। फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड इसी प्रोसेस से करेंगे कि t/2 टाइम में एसी कितना चार्ज सेंड किया वो निकाल लेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको फाइंड कर लेंगे, और उतना ही चार्ज को भेजना है। और t/2 टाइम में
डीसी चार्ज भेजेगा और दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए, दोनों का चार्ज को इक्वल करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपको लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, ठीक है, विच सेंड सेम चार्ज इन अ सर्किट इन हाफ साइकिल एज इज सेंट बाय एसी इन द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल। क्लियर है, बात समझ में आया। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसको हम लोग को निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए, यहाँ पे किया हुआ है कि हम फिर से कर देंगे आप लोग को डिराइव, है ना। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, इसको डिराइव करना है। तो डिराइव कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा लेते हैं, ले लीजिए इस तरह से, है ना। यहां तक का बात करेंगे हाफ साइकिल t/2, है ना। पॉसिबल होगा साथ में आप लोग डिराइव किया कीजिए, तुरंत डेरिवेशन याद हो जाएगा आराम से। तो पहले ये फाइंड करते हैं कि ये चार्ज कितना सेंड किया हाफ साइकिल में। कैसे निकालेंगे वो देखिए, dq इक्वल आई इक्वल्स टू क्या पढ़े फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू पढ़े आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना करंट, ये एसी करंट है, ये कौन सा करंट है, एसी। अब हम लोग लेंगे स्मॉल चार्ज dq, dq इक्वल्स टू क्या होगा, आई डी टी, फॉर्मूला पढ़े हैं, dq इक्वल्स टू आई डी टी। तो आई का वैल्यू अगर पुट करिएगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा डी टी। ये स्मॉल चार्ज निकाले जो स्मॉल टाइम में फ्लो करेगा, स्मॉल टाइम में सेंड करेगा। लेकिन हम लोग कितना टाइम में निकालना है, t/2 टाइम में। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dq को इंटीग्रेट करेंगे, q आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन होगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। टाइम कहां से कहां तक लेंगे, 0 to t/2। क्या लेंगे, 0 to t/2। तो ये हो जाएगा आपका आई, dq का q आ गया, आई नॉट बाहर निकाल दीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड बाय लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा। और लिमिट लेना है आपको कहां से कहां, 0 to t/2। ये हो गया, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन तो आप लोग को आता होगा। माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। अब लिमिट पुट करेंगे, ये कॉस ओमेगा टी आ गया, फ्रॉम 0 to t/2 लिमिट पुट करना है। तो ये हो गया आपका माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, टी के प्लेस पे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे t/2 माइनस यहाँ 0, तो ओमेगा टी के प्लेस पे क्या आ गया, 0। कोई प्रॉब्लम, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t। ये हो गया कॉस, यहाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2π/t, और इंटू में क्या हो जाएगा, t/2, और माइनस आ गया ये कॉस 0। यहां से 2 से 2 कैंसिल करिएगा और पाई से पाई कैंसिल करिएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, माइनस आई नॉट, टी ऊपर चला जाएगा ना, t/2π, ये बच गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये बचेगा। देखिए कॉस पाई माइनस में क्या है, कॉस 0, क्या हो जाएगा ये, माइनस आई नॉट t/2π, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -1 क्या हो जाएगा, आई नॉट t/2π, -1 लीजिएगा तो -2 आ जाएगा। -2 आएगा तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, मतलब ये आ गया माइनस माइनस प्लस आई नॉट t/π, ये आ गया q। इतना चार्ज सेंड किया कौन, एसी। इतना चार्ज कौन सेंड किया, एसी सेंड किया। अब इसी चार्ज का लेंगे कौन सेंड करेगा, डीसी, उसको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बोलेंगे। तो लेट ये डीसी का वैल्यू है, इसको बोलते हैं आई एवरेज, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी का ये क्या है, एवरेज वैल्यू है डीसी, लेकिन नाम दे रहे हैं इसको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी। तो आई यहाँ पर क्या है, आई एवरेज, और टाइम कितना लेना है हम लोग को, t/2, हाफ साइकिल का ही बात कर रहे हैं। अब सोचिएगा ये फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगा है, तो यहाँ आई का वैल्यू चेंज हो रहा है, एसी जो है वो हमेशा चेंज होता है। तो Q इक्वल्स टू आई टी अगर लेंगे तो आई कौन सा पुट करेंगे,
यहाँ का पुट करिएगा, यहाँ का कहाँ का पुट करिएगा, इससे पुट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, Q इक्वल्स टू आई टी, वहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि डीसी चेंज नहीं करता है, डीसी है तो कांस्टेंट ऐसे करके जाते रहेगा, ठीक है। उसके लिए आप लगा सकते हैं, उसी को आई एवरेज बोलेंगे, है ना। इसी का नेम क्या है, इसी का नेम है आई एवरेज। तो आई एवरेज इंटू टाइम ले लिए T/2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को इक्वल करिएगा, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करिएगा, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज इंटू T/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0T/पाई। तो यहां से T से T कैंसिल कर दीजिए, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/पाई और इंटू हो जाएगा I0। आई एवरेज क्या होगा, 2/पाई इंटू I0। समझ गए बात को। 2 को पाई से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 0.637 और I0 ये होगा। यहां से आप निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू। समझ में आया कैसे निकाले एवरेज वैल्यू, समझ में आ गया। यही चीज जो है वो यहाँ पूरा डिराइव करके दिया हुआ है। एक बार इसको भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ लीजिए, है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t, चार्ज सेंट बाय AC इन स्मॉल टाइम dt, तो dq इक्वल्स टू I dt लेंगे। I है आपका I0 sin ओमेगा t dt, चार्ज सेंट बाय AC इन हाफ साइकिल T/2, तो 0 to T/2 इंटीग्रेट करेंगे, I0 बाहर निकालेंगे, sin ओमेगा t dt है, sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, ओमेगा बाहर निकाल दिए, कॉस ओमेगा t बच गया इंटू T/2, 0 to T/2, अपर लिमिट पुट किए T/2, लोअर लिमिट पुट किए 0, यहाँ से कैंसिल हो गया, cos पाई आ गया और ये 0 आ गया, cos पाई -1 cos 0 1 -2, 2 से 2 कैंसिल होगा, Q आ जाएगा I0T/पाई। अब ये आपका आई एवरेज वैल्यू ऑफ AC बताया भी आप लोग को। तो चार्ज सेंट बाय आई एवरेज इन हाफ साइकिल T/2, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT, I है आई एवरेज, T है T/2, भाई दोनों इक्वल करिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो यह जब का आ जाएगा 0.637 I0। तो क्योंकि आप एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा सीरियल वे में बढ़िया से डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये एक बार बता दे रहे हैं, किस तरह समझा तो दिए हैं, कैसे हो रहा है इसको बता दिए, ठीक है। ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ AC। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन फुल साइकिल इज 0। होना ही चाहिए कि 0 से अगर फुल साइकिल में ले ले, यहाँ से 0 से T तक ले ले, तो उसका एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगा। ये प्रूव करिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन फुल साइकिल इज 0। तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस जो लिमिट लिया है 0 से T/2, वहां पर लिमिट क्या लेंगे, 0 से T, 0 से T/2 लिए थे, वहां पे लिमिट क्या ले लेना है, 0 से T, सब कुछ वही लिखिएगा। ये T/2 के प्लेस पे T, यहाँ भी T, यहाँ भी पुट होगा T, सब जगह T कर देना है। समझ गए बात को। तो ये आपका यहाँ पे किया हुआ है, उसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए सेम है, 0 से T ले लिए, 0 से T ले लिए, यहाँ भी 0 से T ले लिए, यहाँ भी T पुट कर दिए, T कैंसिल, डिफरेंस क्या आया, यहाँ आ गया cos 2 पाई। अब इसके पहले पाई आया था, ध्यान दीजिएगा, ये cos 2 पाई आ गया, cos 2 पाई का वैल्यू 1 1 - 1 0, तो Q इक्वल्स टू 0 आ गया। जब चार्ज ही 0 भेजेगा तो आई एवरेज भी 0 हो जाएगा। इसमें भी लीजिएगा अगर टाइम T, तो ये आई एवरेज इंटू T होगा, इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल करेंगे तो आई एवरेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो समझ में आया क्या करना है, आप एवरेज वैल्यू का डिराइवेशन को याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, तो आपको लिमिट चेंज कर देना है, 0 से T/2 के प्लेस पे 0 से T ले लेना है, हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एवरेज वैल्यू। अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको बोलते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, मतलब ये हुआ RMS वैल्यू ऑफ AC। तो RMS वैल्यू ऑफ AC क्या होता है वो समझिए, RMS वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। अभी हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या किए, एवरेज निकालने के लिए AC को DC से कंपेयर किए। ये देखिए, है ना, ये है आपका AC है, वही लेते हैं, 0 से 10 जा रहा है, 10 से 0 हो रहा है, AC है। एवरेज तो निकल गया, एवरेज हाफ साइकिल में निकालें, लेकिन हम लोग RMS वैल्यू जो निकालेंगे वो फुल साइकिल में निकालेंगे। क्यों, वो समझाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग कंपेयर किए थे चार्ज को, अब कंपेयर करना है आपको हीट को। किसको कंपेयर कर रहे हैं, हीट को।
यहां से यहां तक करंट फ्लो किया। अगर करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। कोई भी आप अप्लायंसेस आप ले लीजिए, है ना, आप बल्ब लीजिए, कोई भी चीज भी लीजिए, तो उसमें अगर आप करंट फ्लो करें तो हीट होगा। इसका मतलब यह है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो हीट डेवलप होगा, हीट होगा। तो यहां से यहां तक करंट फ्लो किया टी टाइम में, तो टी टाइम तक वो हीट डेवलप कर गया होगा। अब हीट को मतलब नहीं है, आप इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए, एनर्जी तो आपका वेस्ट होगा, आपका एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा, एनर्जी लगेगा ही लगेगा चलने में। तो करंट आप इधर से दीजिए या करंट आप इधर से दीजिए, दोनों केस में हीट डेवलप होगा, दोनों केस में एनर्जी डेवलप होगा। इसका मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो सपोज दैट 0 से टी टाइम में हीट डेवलप हुआ 100 जूल। ये क्या डेवलप हुआ? हीट डेवलप हुआ 100 जूल। समझ में आया? अब इसको कंपेयर करेंगे डीसी के साथ। आप एक डीसी ले लीजिए, वही टी टाइम में डीसी ले लीजिए। डीसी सपोज दैट लेते हैं 7 एम्पियर का। कितना एम्पियर का लिए? 7 एम्पियर का। और ये भी हीट प्रोड्यूस किया कितना? ये भी हीट प्रोड्यूस किया 100 जूल। ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या? 100 जूल। तो ये जो 7 एम्पियर है, इस 7 एम्पियर को बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। बात समझ में आया? ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को कैसे डिफाइन करेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, है ना, दैट स्टेडी वैल्यू व्हिच प्रोड्यूसेस सेम हीट इन अ रेसिस्टर इन वन कंप्लीट साइकिल as is produced by AC in the same circuit in one complete cycle। समझ में आया? सेम रहेगा, डेफिनेशन को सिर्फ चेंज करके हीट में ले जाना है। तो यहाँ पर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको हीट निकालना होगा। एसी कितना हीट प्रोड्यूस किया टी टाइम में, वो निकाल लीजिए। उसके बाद आई आर एम एस कितना हीट प्रोड्यूस किया टी टाइम में, वो निकाल लीजिए। और जो दोनों आएगा उसको इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने से जो वैल्यू आएगा वो आपका आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, इसका डेफिनेशन समझ के कैसे लिखना है वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसको डिराइव कर देते हैं हम। यहाँ डिराइवेशन किया हुआ है, फिर हम इसको यहाँ पर डिराइव कर दे रहे हैं। देखिए, डिराइव करने के लिए हीट को लेना होगा, हीट को इक्वल करना होगा, तो थोड़ा अच्छा इंटीग्रेशन होगा। देखिए, चेक कर लेते हैं। यहां से लेके चलते हैं। टी टाइम में तो हीट क्या होगा? हीट का फॉर्मूला होता है ना। पहले आई इक्वल्स टू लीजिएगा तो क्या आएगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहले हम लोग स्मॉल हीट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बताए करंट चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं। हीट का फॉर्मूला होता है H का आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो आर टी के प्लेस पे आप लगा दीजिए डी टी। स्मॉल हीट तो स्मॉल टाइम, स्मॉल हीट तो क्या होगा? स्मॉल टाइम। तो डी एच इक्वल्स टू आ गया आई स्क्वायर आर टी। आई का अगर स्क्वायर आप करिएगा तो आई का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू आर डी टी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, डी एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो गया डी टी। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे कितना टाइम में? फुल साइकिल में। कहां से? टी टाइम में लेना है तो 0 से क्या ले लीजिएगा? 0 से टी ले लीजिएगा तो टोटल हीट निकल जाएगा। तो ये डी एच का इंटीग्रेशन एच हो जाएगा। ये है आई नॉट स्क्वायर आर, ये 0 टू टी होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं वो लोग बता सकते हैं कि हाँ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे सोचिए। और जिनका मैथ्स नहीं है, जो इंटीग्रेशन को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वो लोग यहाँ पर समझिए अच्छे से, है ना। समझना तो दोनों को है। साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तभी इंटीग्रेट होगा। 2 बाहर निकाल दीजिए, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर निकालिएगा तो बचेगा 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा और डी टी।
समझ रहे हैं बात को? अब इंटीग्रेट करिए इसको, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया और cos 2 ओमेगा t का होगा sin 2 ओमेगा t और t का कॉफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू t। क्लियर है? अब यहां पे ले लेंगे आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, लिमिट पुट करना होगा तो t के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करिए, t माइनस साइन क्या हो जाएगा ये 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, अपर लिमिट हो गया, माइनस टी का वैल्यू 0 माइनस यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 बाई 2 ओमेगा। तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, ये पूरा 0 हो गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ये रहेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई बाई टी इंटू टी। क्या किया समझ में आया? यहाँ ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिए 2 पाई बाई टी, बाकी वही है टी है 2 है और नीचे भी 2 ओमेगा वैसा ही रहेगा। इधर का टर्म तो सारा 0 हो गया, ये टी से टी क्या होगा कैंसल, तो ये आ गया आपका आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और टी माइनस साइन 4 पाई आएगा, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है तो ये हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। इतना हीट निकल गया। चलिए इतना हीट प्रोड्यूस किया एसी किसमें फुल साइकिल में। अब इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा डीसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे IRMS, इसको हम लोग क्या बोलेंगे IRMS। तो लेट इसको मान लेते हैं हम लोग IRMS, ये क्या है RMS वैल्यू ऑफ एसी, RMS वैल्यू ऑफ एसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो RMS वैल्यू ऑफ एसी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H आई को क्या लिखिएगा IRMS का होल स्क्वायर आर और टाइम कितना लेना है वहां पे देख लीजिए T, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, है ना, IRMS का होल स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, कैंसल होगा, आर टी से आर टी क्या हो गया कैंसल, तो यहां से IRMS इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा। रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा IRMS इक्वल्स टू IRMS आ जाएगा आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, और ये लीजिएगा अगर आई नॉट बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 का वैल्यू तो 0.707 आई नॉट आ जाएगा। ये हो गया आपका IRMS। तो डिफरेंस क्या है समझ में आया? अब ये एवरेज में और RMS में डिफरेंस क्या क्या है? ज्यादा एक्यूरेट जो होता है वो RMS वैल्यू होता है। अब सर्किट में समझ लीजिए कि सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो जो हम लोग जो करंट नेम दे रहे हैं उसको जितना वैल्यू बोल रहे हैं वो RMS वैल्यू ही होता है। अगर कोई सर्किट में आपको बोला जाए कि सर्किट के नेम दे करंट फ्लो कर रहा है वो एवरेज वैल्यू नहीं है, वो RMS वैल्यू है। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या होगा, लिख देगा RMS वैल्यू ऑफ एसी इज दिस, तो ठीक है RMS वैल्यू है। नहीं लिखा, सिर्फ लिखेगा सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है इतना एम्पियर का, मतलब RMS वैल्यू होगा। सर्किट में बोलते हैं ना हम लोग 220 वोल्ट आता है, जो वोल्टेज आता है हम लोग का, है ना, पावर सप्लाई जो हम लोग घर में आता है वो कितना वोल्ट का होता है 220 वोल्ट का होता है। अब सोचिए वो तो आपका वोल्टेज कभी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो वो वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, वही RMS वोल्टेज है। जैसे RMS करंट वैसे ही RMS वोल्टेज। समझ गए बात को? तो सर्किट में दे दिया RMS तो ठीक है, नहीं दिया सिर्फ वोल्टेज लिखा है कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि वो RMS वैल्यू ही है। क्लियर है? समझ गए बात को? अब इसमें हम लोग आते हैं, अभी तो करंट ले लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिए, ये मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ करंट लिए, फिर RMS वैल्यू ऑफ करंट लिए। अब इसको लेना है हम लोग को EMF, सेम रहेगा EMF में भी सेम आएगा। देखिए ऑल्टरनेटिंग EMF सेम, जैसा आप करंट का पढ़े थे वैसा सेम है EMF का सब, इसलिए ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। देख लीजिए ऑल्टरनेटिंग EMF इज दैट EMF whose magnitude changes continuously, direction reverses alternately, सेम है। फॉर्मूला भी सेम रहेगा E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी, वहाँ E इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी था। ठीक है, ये सब वही पीक वैल्यू होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, सब कुछ वही है। देख लीजिए यहाँ भी सेम है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, अभी क्या आया था करंट का I एवरेज इक्वल्स टू
2 बाय पाई आई नॉट आया था, यहाँ ई एवरेज लेंगे 2 बाय पाई ई नॉट होगा। समझ गए बात को? तो 0.637 ई नॉट आ गया, सेम एकदम है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेंगे तो सेम आएगा, ई आरएमएस ई नॉट बाय रूट 2, इसको बोलेंगे ई आरएमएस 0.707 ई नॉट। तो ये हो गया। अब ये इसका रिलेशन भी सेम होगा, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। आई नॉट होगा तो ई नॉट बाय आर लेंगे, आई एवरेज होगा तो ई एवरेज बाय आर लेंगे, और आई आरएमएस होगा तो ई आरएमएस बाय आर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है फेजर डायग्राम। टॉपिक है फेजर डायग्राम, है ना। फेजर डायग्राम, फेजर पहले क्या होता है वो समझिए। फेजर क्या है? फेजर है रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर। दो तरह का अभी हम लोग पढ़े हैं, कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी देखिए I इक्वल्स टू क्या आया, मान लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ईएमएफ लिए थे अभी, E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, या प्लस फाइव कुछ भी ले सकते हैं। तो ये दोनों जो है साइन का फंक्शन है। जो साइन का फंक्शन होता है इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। साइन या कॉस का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग वेक्टर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर से। वेक्टर कैसा रहेगा? रोटेटिंग वेक्टर। मतलब एक लेंगे इस तरह से, और ये वेक्टर जो है वो रोटेट करेगा। ये वेक्टर क्या होगा? रोटेट करेगा। अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ जाएगा ऐसे, ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करते हुए पूरा एक रोटेशन ये ऐसे कंप्लीट करेगा। समझ में आया? इसी वेक्टर को बोलते हैं फेजर। ये बहुत सारा वेक्टर नहीं है, एक वेक्टर है जो ऐसे करके रोटेट कर रहा है, जो दोनों ऐसे किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अल्टरनेटिंग करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कैसे ऐसा हुआ उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से आप ले लीजिए, है ना। यहां से ये हो गया आपका ऐसे, ये है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। सपोज ये है अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसको वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझिए। यहाँ पे यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से वो समझिए। पहले जीरो है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जीरो है। ये वेक्टर स्टार्ट कर रहा है जीरो से, जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से ये बढ़ते 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 कहाँ पे पहुंच गया? 90 डिग्री पे कहाँ पे पहुंच गया? मैक्सिमम। तो ये वेक्टर भी बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पे कहाँ पहुंच जाएगा? मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इधर होगा घटने लगेगा। घटेगा कैसे? घट कैसे रहा है? देखिए, हम लोग जो लेते हैं वैल्यू, ये लेते हैं इसके परपेंडिकुलर वैल्यू। ये जो यहाँ से यहाँ तक आता है ना, ये इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अगर आपका वेक्टर जिस समय यहाँ रहेगा, इसमें देख लीजिए, यहाँ रहेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हुआ इतना दूर। अगर यहाँ चला गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर आ गया, और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो पहले स्टार्ट होगा जीरो से, और जीरो से कहाँ जाएगा? मैक्सिमम पे जाएगा ना। फिर जब ये इधर आने लगेगा, जब इधर का पोर्शन में आएगा, फिर घट के क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ से चला और यहाँ से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम के बाद कहाँ आ गया? यहाँ पे ये जीरो पे आ गया, जीरो पे आ गया। फिर जीरो पे आएगा, कैसे आया वो यहाँ समझिए। जब ये यहाँ से यहाँ ऐसे पहुंचा, इसका प्रोजेक्शन देखिए घट रहा है, इसका प्रोजेक्शन घट रहा है, घटते घटते प्रोजेक्शन कहाँ आ जाएगा? जीरो पे आ जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है इसमें आ रहा है ये वाला लाइन में, ये हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो प्रोजेक्शन पहले बढ़ा, फिर पहले क्या हुआ? घटा, जीरो हो गया। जब वेक्टर इधर आने लगेगा तो फिर प्रोजेक्शन क्या होगा? बढ़ने लगेगा, फिर बढ़ेगा। फिर जब इधर जाने लगेगा तो प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे आएगा इधर वापस, फिर क्या होगा? घटेगा, और घट के क्या हो गया? जीरो। तो एक रोटेशन जो कंप्लीट किया वो इसी को डिनोट किया, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मिनिमम, और मिनिमम टू वापस क्या हो गया? जीरो। तो अगर आप रोटेटिंग वेक्टर को, एक बार वेक्टर को रोटेट कर दिए, इसका मतलब एक साइकिल को ये कंप्लीट कर लिया। बात समझ में आया? तो आप इसको इस फॉर्म में आप डिनोट करिए या इस फॉर्म में डिनोट करिए, यही आपका जो है वो देगा फेजर। यही आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फेजर। इस वेक्टर को बोलते हैं फेजर, और ये डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। क्लियर है? ये हो गया आपका। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं और क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं दो, एक ले लिए करंट का और दूसरा ले लिए मान लेते हैं कि
ईएमएफ का, दोनों का एक साथ दिखा दे रहे हैं, है ना, दोनों का एक साथ दिखा दे रहे हैं। जो करंट का होगा वही ईएमएफ का भी होगा। अब मान लेते हैं ये आपका ईएमएफ है, ये ईएमएफ है ई नॉट, ये एंगल बना रहा है कुछ ओमेगा टी। एंगल कितना बना रहा है ये बना रहा है एंगल ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका ईएमएफ का फेजर। किसका फेजर हो गया? ईएमएफ का फेजर हो गया, जो ऐसे करके रोटेट करेगा पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा एक, है ना। यहाँ पे ई नॉट है, कोई प्रॉब्लम। अब इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे ये ई, ये देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये होता है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। कोई प्रॉब्लम? समझ गए बात को? अब क्या करना, ये देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। अब करेंट का लेते हैं। करेंट का अगर आप लीजिएगा तो क्या आएगा करेंट में, वो समझिए। सपोज दैट ये ले लेते हैं, ये आपका करंट है। करंट आगे भी हो सकता है, करंट पीछे भी हो सकता है। सपोज यही करंट का यहां से यहां तक ले लिए, ऐसे आगे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिए इसका एंगल तो ओमेगा टी से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पर ये जो है फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? फाई। तो ये हो गया आपका करंट का फेजर। ये करेंट, ये भी रोटेट करेगा तो एक करंट को ये डिनोट करेगा, इस तरह का वैल्यू को डिनोट करेगा ये। अब इसका अगर लीजिएगा तो आई इक्वल्स टू क्या लेना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस में क्या लेना होगा? फाई। क्योंकि इसका एंगल, करेंट का जो एंगल है वो पूरा एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा तो आएगा ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम इसका भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, यही देगा आई, जो वहां लिख रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आई है। क्लियर है? ये हो गया आई है, समझ गए ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है या क्या हम लोग को इसमें निकालना है उसको समझिए। निकालना क्या है कि करंट आगे रहेगा कि करंट पीछे रहेगा। अगर करंट आगे है, ये यहाँ से यहाँ करंट लिए, जरूरी है क्या ये करंट यहाँ भी तो बन सकता था, ऐसे बन सकता था ना, ये ईएमएफ के पीछे भी बन सकता था। तो करंट अगर आगे रहेगा तो प्लस फाई होगा, करंट अगर पीछे रहेगा तो ओमेगा टी में माइनस फाई होगा। इसको बोलते हैं लीड करना एंड लैग करना। अगर करंट आगे है मतलब करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज से आगे है, लीड कर रहा है, और अगर करंट पीछे है तो बोलेंगे करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो हम लोग फेजर डायग्राम में निकालेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। लीड कर रहा है तो कितना एंगल से लैग कर रहा है, लैग कर रहा है तो कितना एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम पूरा बनाया हुआ है, देख लीजिए। अ फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स साइनोसॉइडली वेरिंग फंक्शंस लाइक अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? यहाँ पर देख लीजिए, ये फेजर जो बनाए हैं ये ईएमएफ का है, ये फेजर जो बनाए हैं वो किसका है? करंट का है। ईएमएफ से देख लीजिए, यहाँ पे ई दिखाए हैं, अभी जो बताए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको आई लिए हैं। इसी को हम साइनसॉइडल भी दिखा दिए, देख लीजिए। यहाँ पे ईएमएफ जो है बड़ा वाला ऊपर वाला, यहाँ पे ईएमएफ का ग्राफ बना दिए हैं, साइन का ग्राफ है। यहाँ से करंट लिए हैं, इसको करंट ले रहे हैं, यहाँ से ये है, ये करंट का ग्राफ बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये करंट है आपका, ये ले लीजिए ऐसे। थोड़ा सा आगे क्यों बनाए हैं? क्योंकि इसका एंगल जो है ओमेगा टी से थोड़ा आगे है। जिसमें ओमेगा टी 0 होगा उस समय ओमेगा टी प्लस फाई 0 नहीं होगा, फाई का वैल्यू कुछ होगा। तो थोड़ा सा आगे बना दिया, यहाँ लीड कर रहा है इसीलिए, लैग करता तो पीछे से बनाते। ये जो है वो बना दिया किसका ग्राफ? सेम साइन का ही ग्राफ है लेकिन थोड़ा सा आगे चल रहा है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, जो बात हम बताएं वो देख लीजिए। ओ एंड ओ बी रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट कॉल्ड फेजर्स, है ना। टू फेजर्स रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। दोनों फेजर का रोटेशन करने का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब ये है कि एक बार करंट अगर आगे चला गया, है ना, सेम रोटेशन स्पीड से अगर दोनों रोटेट करेगा, एक बार अगर ये आगे चला गया तो हमेशा आगे रहेगा। मतलब करंट लीड किया हमेशा लीड करेगा, करंट अगर पीछे रह गया तो हमेशा पीछे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ रोटेट करेगा। ऐसे है, दोनों ऐसे रोटेट करेगा, तो जो आगे हो गया वो आगे हो गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। समझ में आया? वही बात यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि करंट जो है दोनों वो सेम स्पीड से रोटेट करता है। यहाँ बता दिया है लीड लैग करने वाला कंडीशन। लीड करेगा तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और लैग करेगा तो साइन आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। बस यही है फेजर। अब हम लोग आते हैं अलग अलग टाइप का सर्किट में। ठीक है,
एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली। क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं? रेसिस्टेंस होता है सर्किट में, कैपेसिटेंस होता है सर्किट में, और इंडक्टेंस होता है सर्किट में। तीन चीज होता है, आर, एल एंड सी। ये आर भी होगा, एल भी होगा और सी भी होगा। अब सर्किट, अगर आप कोई सर्किट यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों हो सकता है कि सर्किट में सिंगल आर हो या सिंगल एल हो और सिंगल सी हो, ये हो सकता है। या फिर ये होगा कि दो का कॉम्बिनेशन हो, आर एल होगा, सी नहीं होगा, एल सी होगा, आर नहीं होगा, आर सी होगा, एल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? या ऐसा भी सर्किट में हो सकता है कि आर एल सी तीनों होगा। तो हम लोग क्या करें, सारे टाइप का सर्किट को लेके चलते हैं। पहले लेते हैं आर सर्किट, उसके बाद लेंगे एल सर्किट, उसके बाद लेंगे सी सर्किट, उसके बाद तीनों का मिला करके लेंगे एल सी आर सर्किट, फिर दो का लेंगे। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। ये जो हम लोग लिए हैं अभी, वो कौन सा सर्किट है? एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस ओनली। सिर्फ रेसिस्टेंस होगा तब क्या होगा वो देखिए। हम यहाँ पर इसको फिर से डिराइव करके दिखा देते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है नहीं डिराइव करते हैं तो, है ना, ये हो क्या रहा है। ठीक है, डिराइवेशन सिर्फ समझ लीजिए। ईएमएफ जो है वो दिया हुआ है आपका, है ना, ईएमएफ दिया आर इक्वल्स टू, ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, मतलब इस सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं आर सर्किट। तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम लोग पढ़े हैं ईएमएफ का E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस ईएमएफ को लेकर के हम लोग को करंट निकालना है, तो करंट आराम से निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो E इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई आर, आई आर होगा ना, आई आर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से अगर आप आई फाइंड करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। आर को इधर लाके डिवाइड कर दिए। ई नॉट बाई आर वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल्स टू क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। देख लीजिए, एकदम इजी है। ईएमएफ निकला E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करेंट है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये देखिए दोनों में एंगल का डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है। यहाँ पर एंगल है ओमेगा टी, ईएमएफ का एंगल क्या है? ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट का भी एंगल क्या है? ओमेगा टी। मतलब दोनों सेम फेज में होगा। एंगल मतलब होता है फेज, दोनों का एंगल सेम, मतलब बोलेंगे दोनों का फेज भी क्या है? सेम है। अब क्या होगा देख लीजिए, फेजर डायग्राम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बना इसे समझ लीजिएगा। ये है ईएमएफ, एंगल कितना बना रहा है? ओमेगा टी। तो करंट भी कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी। अगर ईएमएफ बना रहा है 60 डिग्री तो करंट भी कितना बनाएगा? 60 डिग्री। तो सेम ही लाइन में न जाएगा। इसी को बोलते हैं सेम फेज में होना। इसी को क्या बोलते हैं? सेम फेज में होना। तो यहाँ पर क्या होगा? ईएमएफ का अगर आप बनाइएगा ग्राफ साइन का, तो साइन का ग्राफ वही बनेगा। अगर आप करंट का ग्राफ बनाइएगा तो साइन का ही ग्राफ बन रहा है, सेम एंगल भी सेम, तो सेम एंगल से स्टार्ट होगा सेम फेज में। तो सेम फेज कहने का मतलब ये हुआ कि एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, फिर एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम, फिर एक साथ जीरो, ऐसा होते चला जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, कि इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन किसमें होगा? सेम फेज में होगा। फेज डिफरेंस 90 या द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो क्या होगा? फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब दोनों सेम फेज में आ गए। समझ में आया? तो ये हो गया प्योर रेसिस्टिव सर्किट। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये कौन सर्किट है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इसको भी हम फिर से डिराइव कर देंगे, है ना। प्योर कैपेसिटिव सर्किट वाला कंडीशन में भी डिराइव कर देते हैं। ये सर्किट ले लीजिए, सिर्फ सी है, इसको बोलेंगे सी सर्किट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सी सर्किट, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो कैसे इसमें करंट और वोल्टेज होगा वो समझ लीजिए। यहां पे ले लेते हैं कैपेसिटेंस है ये, और इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे, इसे भी ले लीजिए, है ना। ये सी सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ देंगे वो ई, हम लोग को ईएमएफ और करंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो ईएमएफ सबसे पहले लीजिए, है ना। ईएमएफ लेते हैं, E इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए। E इक्वल्स टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे हम लोग को निकालना है करंट, और करंट किस में निकालना है? ये कैपेसिटर में कितना करंट होगा ये हम लोग को निकालना है। तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है
तो पहले Q निकालिए, चार्ज, तो Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू V। अब यहाँ V जो है वोल्टेज, वो तो E है, इसलिए V का नाम हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, Q इक्वल्स टू आ गया CE। अब ये Q इक्वल्स टू हो जाएगा C, E इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए तो, E इक्वल्स टू होगा E नॉट साइन ओमेगा टी। E इक्वल्स टू क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। चार्ज दिया हुआ है, उससे आपको करंट निकालना है, करंट निकालना है ना। करंट कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो Q का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dQ बाई डी टी। सी ई नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, सी ई नॉट। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करिएगा तो क्या आएगा, ओमेगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अब ये dQ बाई डी टी को आप I लिख सकते हैं, dQ बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, I। तो I इक्वल्स टू आ गया ओमेगा सी ई नॉट, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। ओमेगा सी ई नॉट इंटू क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी। तो और इसको एक्सप्लेन करिए, यहां से I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू आ जाएगा ई नॉट बाय, एक सेकेंड रुकिए, ओमेगा सी ई नॉट, कॉस को चेंज कर दिए साइन में, तो साइन क्या होता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा ले रहे हैं, माइनस थीटा लीजिएगा तो ये ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये भी होता है कॉस टी। याद रखिए फॉर्मूला, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस पाई बाय टू। ये हो गया। साइन में क्यों लाना जरूरी है, क्योंकि ये फंक्शन अगर ईएमएफ साइन का है तो करंट भी साइन का ही फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ से क्या आएगा, ये देखिए, I इक्वल्स टू आ जाएगा ई नॉट, ओमेगा सी को ऐसे लिख दीजिए 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा सी को क्या लिख देंगे, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और प्लस में क्या आएगा, पाई बाई टू। क्लियर है, ठीक है। अब बोलिएगा ओमेगा सी कैसे लिखे, जो सबसे नीचे रहता है, अगर a बाय 1 बाय बी रहेगा तो b ऊपर जाता है कि नहीं होता है, a इंटू बी हो जाएगा। तो जो ऊपर में b है उसको 1 बाय में नीचे भी तो ला सकते हैं ना, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा, आएगा। अब सोचिएगा क्यों ला रहे हैं, ये मैंने है क्वेश्चन। तो ये क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस तब ये करंट होता है। अगर ये करंट है तो यहाँ होना चाहिए वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। ऊपर तो आपका वोल्टेज है ई नॉट, लेकिन नीचे रेसिस्टेंस नहीं है, तो ई नॉट रेसिस्टेंस नहीं है, तो नीचे वाला जो भी पोर्शन होगा समझिए कि वो रेसिस्टेंस ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से लिख लीजिए I इक्वल्स टू, ये हो गया ई नॉट 1 बाई ओमेगा सी को आप लिख दीजिए एक्सी, क्या लिख देंगे, एक्सी, और ये हो जाएगा आपका क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एक्सी नाम दे दिए इसको, है ना। वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, ये हो गया करंट, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस क्या होगा, ये करंट हो गया। तो ये हो गया I इक्वल्स टू क्या आ गया, I इक्वल्स टू आ गया ई नॉट बाई, सॉरी, I इक्वल्स टू आई नॉट लिखिए इसको, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये हो गया आपका करंट, ठीक है। वेयर आई नॉट क्या है बोलिए तो, वेयर आई नॉट जो है ये है आपका ई नॉट बाई एक्सी, और एक्सी क्या है, एक्सी है 1 बाई ओमेगा सी। एक्सी को बोलते क्या है, ये बोलते हैं इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। एक तरह का रेसिस्टेंस ही है, देख लीजिए, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, लेकिन इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्यों, क्योंकि वो रेसिस्टेंस ऑफर कौन कर रहा है, कैपेसिटर। सर्किट में रेसिस्टर तो है नहीं, तो सर्किट में जो रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो कौन ऑफर कर रहा होगा, कैपेसिटर ऑफर कर रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पे क्या आया वो देखिए, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और आगे। अब यहाँ पे क्या आया, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर करंट क्या आया, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब 90 डिग्री से लीड कर रहा है, ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो क्या करेगा बताइए, लीड करेगा कि लैग करेगा। जहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव रहता है लीड करता है, जहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है
यहाँ पर लीड करेगा, और कितना एंगल से लीड किया, एंगल से लीड किया π/2। मतलब बोलेंगे कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करेंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2, π/2 फेज से लीड कर रहा है। क्लियर है? अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन किया हुआ है ना, सब जैसा बताए हैं आप लोग को वैसा ही सेम डेरिवेशन किए हैं। यहाँ लिख दिया करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2। अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। देखिए बनाया डायग्राम उसी में ले लेते हैं, समझा देते हैं आप लोग को। ये फेजर डायग्राम है, कैसे होगा वो समझ लीजिए। ईएमएफ को बनाना है और करंट को बनाना है। तो ईएमएफ का एंगल तो सब में ओमेगा टी है। ईएमएफ का एंगल कितना था, E = E0 sin ओमेगा टी। तो ईएमएफ का एंगल तो ओमेगा टी है ही, लेकिन करंट तो सब में बढ़ेगा ऐसा ही। कोई फेजर डायग्राम बनाने के लिए आएगा, आप ईएमएफ को ऐसे ही बना दीजिएगा। प्रॉब्लम करंट में, करंट क्या है 90 डिग्री से आगे, मतलब उसका एंगल ईएमएफ के एंगल से 90 ज्यादा है। तो क्या होगा, ये E0 अगर यहाँ पर लेंगे तो 90 से बढ़ाएंगे 90 डिग्री इधर आ जाएगा, ये आपका करंट हो गया। ये हो गया ईएमएफ का फेजर, और 90 से बढ़ जाएंगे इधर आएंगे, ये करंट का फेजर हो जाएगा। समझ में आया? ये 90 से लीड कर रहा है, लीड कर रहा है ना, मतलब 90 से आगे चल रहा है। इसका अगर बनाइएगा यहाँ पे ग्राफ, तो ईएमएफ का ग्राफ तो सेम बनता है वैसा ही, लेकिन करंट का ग्राफ में प्रॉब्लम है। करंट का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि I = क्या था, I = था I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 था। तो ओमेगा टी जब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, I0 sin π/2। नहीं, ओमेगा टी अगर 0 होगा तो बचेगा sin π/2 sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होगा 1, मतलब I0। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, I0 से होगा। आगे ग्राफ वही रहेगा, लेकिन ये स्टार्ट I0 से होगा। सोचिए ये बाद में जाके मैक्सिमम हो रहा है, ये पहले ही मैक्सिमम हो गया, मतलब ये आगे चल रहा है। नहीं, कोई बाद में जाकर के जितना गेन करता है वो आप पहले गेन किए हुए हैं, इसका मतलब कि आप पहले से आगे चल रहे हैं। तो ये E0 आता है π/2 पे, ये I0 आ जाता है 0 पे ही, मतलब ये लीड कर रहा है। हालांकि ये ग्राफ का आपको जरूरत नहीं है, है ना, बुक में बनाया हुआ एनसीईआरटी में बना दे रहे हैं, लेकिन मेन फेजर डायग्राम आपका ये है। ये ईएमएफ हुआ 90 से लीड किया, ये फेजर डायग्राम होगा। अभी जो बताए थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। Xc = 1/ωc, 1/2πfc लिख सकते हैं इसको, ओमेगा का 2πf होता है ना। तो यहाँ पर आगे Xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f आ गया। ग्राफ बनाइएगा Xc और f का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। क्लियर है? ठीक है। फॉर डीसी, कभी कोई पूछता है डीसी के लिए क्या होगा ये बताइए, तो डीसी का फ्रीक्वेंसी तो 0 होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। तो डीसी का फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगा, यहाँ पर पुट करिएगा तो 1/0 आएगा, 1/0 नीचे 0 आ जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे क्या, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। मतलब क्या होगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर जो है वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जाने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के लिए इसका रेजिस्टेंस है जो वो इन्फिनिटी हो जाता है। समझे? तो वो था आर सर्किट, ये था सी सर्किट। अब आते हैं एल सर्किट, जो सिर्फ एल रहेगा। टाइम होगा, अब आते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव मतलब एल सर्किट, इसमें सिर्फ एल रहेगा। सी था, आर था, अब सिर्फ क्या रहेगा, एल रहेगा। इसको बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। देख लीजिए इस सर्किट में सिर्फ जो है वो क्या है, एल है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो एल सिर्फ रहेगा, इंडक्टर अगर रहेगा तब करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशनशिप आएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। सेम वही लेकर के चलेंगे, यहाँ डिराइव किया हुआ है, लेकिन फिर से हम कर देते हैं। इसको समझाएंगे तो हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आए या कम समझ में आए, डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो एल सर्किट अगर है, इस तरह से लेके चलते हैं, है ना। एल अगर है तो क्या होगा वो देखिए, ठीक है, ऐसा है। E = हम लोग क्या लेके चलते हैं, E = होता है E0 sin ओमेगा टी। सब में यही लेके चलना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू E = E0 sin ओमेगा टी। अब E = फॉर्मूला हम लोग इंडक्टेंस में पढ़े थे, E = LdI/dt। E = क्या पढ़े थे, LdI/dt। इक्वल LdI/dt इक्वल्स टू क्या आ गया, E0 sin ओमेगा टी, होगा ना।
क्लियर है? तो यहां से अगर आप लीजिएगा डी तब क्या हो जाएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी और ये होगा डी टी। क्या किए समझ में आया? डी टी को लेके मल्टीप्लाई कर दिए और एल को इधर ला करके डिवाइड कर दिए बस। तो डी आई इक्वल्स टू आ गया ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि आपको आई फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना होगा डी आई से आई के लिए। तो आई आ जाएगा यहाँ पे, तो डी आई से आई आ गया, ये ई नॉट बाई एल को आप बाहर निकाल दीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी और टी का कॉफिशिएंट ओमेगा से डिवाइड और प्लस में क्या ले लेंगे सी। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका, ये ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए तो आई इक्वल्स टू आ गया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, ये हो गया कॉस ओमेगा टी और प्लस में क्या हो गया सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, करंट तो निकल गया, यहाँ पे सी को आपको हटाना है। कैसे हटेगा? हटेगा तो जरूर। क्या होता क्या है कि आप लोगों को पढ़ा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वन कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वन कंप्लीट साइकिल में क्या होता है? जीरो। अब ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ये जीरो होने के लिए, ये जीरो अगर हो भी जाए तो सी तो बच जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जीरो होने के लिए सी का वैल्यू क्या होना जरूरी है? सी का वैल्यू जीरो होना जरूरी है। यहाँ हम लिख दिए हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी के लिए, सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, जीरो होता है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट शुड बी जीरो। इसलिए कांस्टेंट का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सी का वैल्यू जीरो होगा तो आपका ये सी यहाँ से हट जाएगा। सी यहाँ से हट गया है तो क्या आ गया? देखिए ये हो जाएगा आपको, सी को यहाँ से आप हटा दीजिए, सी हटा दिए। क्यों हटाया समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और आगे देखिए। आई इक्वल्स टू क्या है? आई इक्वल्स टू है माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल। कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में, तो साइन क्या लेंगे यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा लेंगे। अब सोचिएगा वहां तो प्लस में लिए थे, यहाँ माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस पहले से बाहर में है। अगर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा टी प्लस में आ जाएगा। ये किस में आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एंगल आप ऊपर बनाते हैं, एंगल आप नीचे नहीं बनाते हैं, इसीलिए ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस लगा दिए, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई नॉट, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ओमेगा टी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस में हो जाएगा आपका ये पाई बाई 2। समझ में आया? वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, करंट होता है तो ये रेसिस्टेंस है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू आ जाएगा ई नॉट बाई, ये वोल्टेज को आप एक्सेल नाम दे दीजिए, एक्सेल, और ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करंट होता है तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आया? देखिए तो यहाँ पर क्या है? आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्सेल, एक्सेल को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सेल होगा कितना? एक्सेल हो जाएगा ओमेगा एल। ये भी एक तरह का रेसिस्टेंस ही है, लेकिन कौन ऑफर कर रहा है? इंडक्टर। ये इंडक्टर ऑफर कर रहा है, रेसिस्टेंस तो यहाँ है नहीं। इंडक्टर जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो होगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, क्या बताए थे? ओमेगा टी प्लस रहेगा तो लीड और माइनस रहेगा तो लैग। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करंट लैग कर रहा है, पीछे चलेगा। वोल्टेज रहेगा आगे और करंट रहेगा पीछे। कितना एंगल से लैग कर रहा है? पाई बाई 2 एंगल से लैग कर रहा है। फेज डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो पाई बाई 2 ही बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे पीछे रह रहा है, लैग कर रहा है। तो इसका फेजर डायग्राम क्या आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ फेजर डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। ये है आपका ईएमएफ का फेजर, सब में बना रहे हैं सेम। ये ईएमएफ का फेजर है ना। अब इससे 90 डिग्री पीछे, तो आगे तो नहीं जाएंगे हम लोग, पीछे जाएंगे। इससे 90 डिग्री पीछे अगर लीजिएगा तो यहाँ से 90 डिग्री पीछे ऐसे करके नीचे आ जाएंगे, तो ये 90 डिग्री पीछे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये ईएमएफ का फेजर हो गया और ये जो है वो करंट का फेजर हो गया। ईएमएफ का सेम हम लोग ग्राफ बनाते हैं, साइन का सेम सब में बन रहा है। इसका फेजर जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा, देखिए नीचे है ना, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि ये जो है वो लैग कर रहा है, पीछे रह जा रहा है। ये 0 0 पे ही है, ये 0 हो रहा है 90 पे, ये मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे 90 पे,
लेकिन ये मैक्सिमम हो रहा है 180 पे, 90 पीछे रह रहा है ये, तो यहाँ पर करंट जो है वो 90 डिग्री से पीछे रह रहा है, किससे? ईएमएफ से। क्लियर है? अभी जो बताया आप लोग को इंडक्टिव रिएक्टेंस वो वही है जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा बाय एन इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। जो इंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ आ रहा है, ये ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसका मतलब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, एक्सएल भी इंक्रीज करेगा, ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ है, इस तरह सीधा इंक्रीज करेगा। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आया? ठीक है। फॉर डीसी, डीसी का बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी 0 होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, एक्सएल का वैल्यू क्या पुट हो जाएगा? 0। एक्सएल 0 मतलब रेसिस्टेंस 0 हो गया। रेसिस्टेंस 0 का मतलब ये हुआ कि कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो जो आप एसी से फ्लो कर रहे हैं कॉइल में अगर आप डीसी दीजिएगा तो उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगा। तो एन इंडक्टर ऑफर्स नो रेसिस्टेंस फॉर डीसी, डीसी के लिए कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। बात समझ में आया? थोड़ा स्पीड हम लोग चल रहे हैं, स्पीड चलना हमारी मजबूरी है। एक जितना कम टाइम वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना है। ये चैप्टर पढ़ाने में कम से कम तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन लगता है ना, या एटलीस्ट 6 to 10 क्लास तो लग ही जाता है पढ़ाने में इसको। अब इसको हम लोग को मात्र 1 से 1.5 घंटा में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा फास्ट रहेगा। आप लोग कवर कैसे करिएगा? 2 ऑप्शन है, या तो वन शॉट देखने के बाद आप चैप्टर पढ़िए, या आप फिर चैप्टर को सरफेसली पढ़ लीजिए, उसके बाद वन शॉट देखिए, है ना। आपको पूरा अगर सरफेसली अगर चैप्टर को देख भी लिए हैं, जहां जहां डिराइवेशन समझ में नहीं आया, जहां जहां डेफिनेशन समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप देख लिए हैं उसके बाद अगर वन शॉट वीडियो देखिएगा आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, पूरा चैप्टर दिमाग में तुरंत घुस जाएगा। तो आप ये जरूर करिएगा कि एक बार चैप्टर को सरफेसली देख लीजिए, जहां जहां कोई डाउट रहेगा उसको वन शॉट में देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या किए, एल को अलग, सी को अलग, आर को अलग देखे, अब तीनों को मिला देते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे एलसीआर सर्किट। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब सीरीज एलसीआर सर्किट। अलग अलग ले लिए, एल ले लिए, सी ले लिए, आर लिए, अब एलसीआर को एक साथ लेते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सीरीज एलसीआर सर्किट का यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। नाम है एलसीआर सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, आर ले रहे हैं, उसके बाद सी ले रहे हैं, और उसके बाद ले रहे हैं आपका एल, और ये है एल। फिर से लेते हैं इसका, है ना। तो एलसीआर सर्किट ले रहे हैं, ये हो गया आर हो गया, ये है आपका एल, है ना, और ये है सी। ठीक है, आर एल सी बोल सकते हैं, एलसीआर एक ही बात है। और ये आपका जो है वो सोर्स है, यहाँ से एसी वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है वो सोर्स है यहाँ पर। ऐसा क्या लिए क्लियर है? ये हो गया आपका आर, ये एल है, आर है, ये एल है, और ये क्या है, सी है। आप इस सर्किट को एलसीआर सर्किट बोल लीजिए, आर एल सी सर्किट बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब एक ही है, आर एल सी। इसमें हम लोग को तीनों को मिला के चलना है, तीनों को लेके चलना है। तीनों को कैसे लेंगे वो भी समझिए। रेसिस्टेंस में क्या बताए थे कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेगा, तो किस तरह से होगा, ऐसे देखिए, यहाँ पे है, जिस लाइन में वी आर होगा, इस लाइन में आपका वी आर है, और यही लाइन आपका किसका है, ये लाइन करंट का भी है। मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्यों? सेम फेज में होता है, रेसिस्टेंस वाले में बताए थे। एल में क्या बताए थे, एल में बताया आप लोग को कि देखिए करंट जो है वो क्या करेगा, करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। तो कैसे होगा ये देख लीजिए, इस तरह से होगा। ये हो गया वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। फेजर डायग्राम बना दिए। उसके बाद सी में आइए, सी में क्या होगा, सी में करंट लीड करेगा और वोल्टेज जो है
वो लैग करेगा। ये हो गया VC। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर I और R दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ I से VL 90 डिग्री से आगे है, करंट पीछे है, और यहाँ पर वोल्टेज पीछे है और करंट क्या है, आगे है। तीनों का फेजर को एक साथ बना दिए। फेजर का मतलब तीनों का वोल्टेज का ले लिए, कोई प्रॉब्लम। अब क्योंकि यहाँ पे R L C तीनों है, तो तीनों मिल करके वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तीनों मिल करके रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। हम लोग पढ़े R रेसिस्टेंस है, L का इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिस्टेंस होता है, C का कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो भी रेसिस्टेंस होता है। तो तीनों मिल करके अब वोल्टेज भी खाएगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और तीनों मिल करके रेसिस्टेंस भी देगा। तो ये तीनों का हम लोग को लेके चलना है। क्लियर है? ठीक है, अब ये करते देखिए, I का डायरेक्शन और VR का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ जो I का डायरेक्शन है उसी को VR नेम दे दीजिए, और यहाँ जो I का डायरेक्शन है इसी का नाम यहाँ पर भी हम VR दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? अब ये तीनों को एक साथ मिला करके फेजर डायग्राम बनाएंगे। कैसे? देखिए, VR का फॉर्मूला बताया आप लोग को, IR या I0R भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VC लीजिएगा तो IXC होगा, और VL अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, IXL होगा। ये VR, VL और VC हो गया। तीनों का फेजर डायग्राम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, फेजर डायग्राम। ये है फेजर डायग्राम, समझ लीजिए। यहाँ पे ये है VR, जो करंट का डायरेक्शन है, I का डायरेक्शन है वो VR है। ऊपर में कौन है? ऊपर में आपका VL है, और नीचे कौन है? नीचे आपका VC है। ठीक है, ये तीनों को मिला करके यहाँ पे बना दीजिए। VR हो गया, ऊपर VL और नीचे VC, देख लीजिए तीनों मिल गया। अब ये तीनों वोल्टेज को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? वो है, नेम दे दीजिए A, ये नेम दे दीजिए B, और ये नेम दे दीजिए C। कैसे ऐड करेंगे? VL और VC ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस होगा। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कुछ तो होगा। सपोज दैट VL बड़ा है और VC छोटा है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, है ना, क्योंकि VL ग्रेटर देन VC। VL अगर VC से बड़ा होगा तो VL में से VC को माइनस कर देंगे। VL सपोज दैट आपका है 100 वोल्ट और VC आपका है 30 वोल्ट, तो 100 में 30 घट जाएगा तो 70 वोल्ट बचेगा। तो यहाँ बच गया ऊपर, ये बच गया क्या, VL माइनस VC। क्या हो गया? VL माइनस VC। अब आपके पास दो है, ये VC तो हट गया, मान के चलिए ये VC हट गया, तो VL माइनस VC और VR ये दो वोल्टेज है। ये दोनों वोल्टेज का अगर रिजल्टेंट लेंगे तो ये दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट ऐसे करके ऐसे आएगा, है ना, दो का रिजल्टेंट बीच में जाता है। ये हो गया फाइनल वोल्टेज, जिसको हम लोग E बोलेंगे। ये फाइनल वोल्टेज हुआ। क्लियर है? तो ये हो गया, इसका एंगल कुछ ले लीजिए, एंगल सपोज दैट फाई है, जिसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। ये E हम लोग को फाइनल वोल्टेज नेट EMF बोल सकते हैं, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, है ना। ये देखिए 90 डिग्री आ गया, कुछ OA इसका नेम दे दीजिए D होगा ना। ये VL माइनस VC है, तो ये भी क्या होगा, ये भी VL माइनस VC होगा, VL माइनस VC। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल आप ले लीजिए OAD, दिख रहा है ट्रायंगल OAD ट्रायंगल में P² प्लस B² इक्वल्स टू H² होता है, पढ़े हैं आप लोग। मतलब OD का स्क्वायर, OD² इक्वल्स टू क्या होगा, OA² प्लस AD², ऐसा होगा। अंडर रूट भी ले आ सकते हैं, दिस इंप्लाइज OD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OD² ही रहने दीजिए। OA कितना है देखिए, तो OA है आपका O से A VR, तो VR का स्क्वायर हो जाएगा। AD कितना है, A से D देखिए, VL माइनस VC का होल स्क्वायर है ऐसा। तो OD² इक्वल्स टू लीजिएगा तो अंडर रूट ले सकते हैं इसको ऐसे। VR क्या है, IR, तो I² R²। VL क्या है, IXL, और VC क्या है, IXC का होल स्क्वायर होगा। तो यहां से हो जाएगा ये I² R² प्लस I का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I² दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, I² कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
होगा, आई स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आई हो जाएगा, रूट क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया नेट ईएमएफ। अब यहां से आई को इसको लाके डिवाइड कर दीजिए इसके नीचे, तो ये ई बाई आई अगर आप लीजिएगा, ई बाई आई तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर में है नेट वोल्टेज और नीचे है नेट करेंट। टोटल वोल्टेज बाय टोटल करेंट क्या देगा, टोटल रेसिस्टेंस देगा। तो टोटल रेसिस्टेंस को नेम दे दीजिए जेड। क्या नेम देंगे, जेड नेम दे देंगे। तो जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यही जेड आप लोग को फाइंड करने के लिए आएगा। इस जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलेंगे जेड को। तो इम्पीडेंस क्या हो गया, नेट रेसिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, मतलब इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, जो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। एक्सएल का वैल्यू पुट कर सकते हैं ओमेगा एल, एक्सी का 1/ओमेगा सी पुट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को भी अलग से बनाता है। इस ट्रायंगल को अलग से कैसे बनाता है, देखिए ये है, यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लीजिए, ऐसा ट्रायंगल है, ये ओ हुआ, ए हुआ और ये डी हुआ। क्लियर है? यहाँ पे एंगल लीजिएगा तो एंगल क्या है, फाई। एंगल क्या है, फाई। ये वी आर है, वोल्टेज लेंगे तो वी आर आएगा, रेसिस्टेंस लेंगे तो सिर्फ आप आर लिख सकते हैं। ये वोल्टेज है वी एल माइनस वी सी, रेसिस्टेंस अगर आप लिखिएगा तो ये होगा एक्सएल माइनस एक्सी, और ये है नेट वोल्टेज, तो ये नेट रेसिस्टेंस आप जेड दे सकते हैं इसको, है ना। आर है, वी एक्सएल माइनस एक्सी है और ये जेड है। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल। कहीं देखिएगा, उससे क्या फाइंड करेंगे, उससे हम लोग फाइंड करते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस tan फाई फाइंड करना है, tan फाई। तो tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा पी बाई बी। पी हो गया ए डी और बी हो गया ओ ए, पी बाई बी, पी बाई बी। यहां से अगर आप लेंगे tan फाई, तो tan फाई इक्वल्स टू ए डी। ए डी क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और बी क्या है, आर। आप इसको मॉड लगा दीजिए ताकि ये जो है आराम से निकल जाएगा। कोई भी एक्सएल एक्सी कोई बड़ा हो सकता है, हम लोग तो लेकर के चले, सपोज वी एल ग्रेटर देन वी सी, जरूरी नहीं है, वी सी ग्रेटर देन वी एल हो सकता है। तो जो ऊपर गया है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल नीचे आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहां से हम लोग फाइंड कर लिए नेट रेसिस्टेंस और यहां से फाइंड कर लिए फेज डिफरेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या किए कि तीनों एक साथ था। अब ऐसा हो सकता है कि कोई दो हो, तो सोचिए कि अगर R नहीं रहेगा तो Z क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो सिर्फ एक्सएल माइनस एक्सी आएगा। अगर आपका L नहीं रहेगा तो ये एक्सएल हट जाएगा, तो रूट आर स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर C नहीं रहेगा तो एक्सी हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर दो का सर्किट आएगा, दो का सर्किट आएगा तो आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, किसी एक को आप हटा दीजिएगा, जो नहीं है उसको आप जीरो कर दीजिएगा, दो का निकल जाएगा। एक बार शॉर्ट में हम यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए ये तो समझा दिए, सेम चीज निकाले हैं, फेजर डायग्राम सेम बनाए हैं, कैलकुलेशन भी सेम किए हैं, आप लोग को हम भेज देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसके बाद है यहाँ पर देखिए ये इम्पीडेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख दिए हैं, इसके इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना दिए। यहाँ डिस्कशन किए हैं, डिस्कशन क्या किए देखिए, फॉर एलआर सर्किट, एलआर में एल और आर है तो सी नहीं है, तो सी को हटा दिए हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ गया, tan फाइव में भी एक्सी हटा दिया है, एक्सएल बाय आर आ गया। सीआर सर्किट में एक्सएल जीरो हो गया तो एल का टर्म हट गया है, एलसी सर्किट में आर जीरो हो गया तो आर का टर्म हट गया है। उसके बाद एक और टर्म आगे आएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है कॉस फाई को बोला जाता है, क्यों बताएंगे, कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड। एक आता है कभी कभी अच्छा न्यूमेरिकल्स में, जेई वगैरह में, टाइम लैग। तो आप तो ये जान रहे कितना एंगल से पीछे रह जा रहा है करंट, लेकिन कितना टाइम से पीछे रह जा रहा है, वो अगर टाइम फाइंड करना है तो फाई से हम लोग टाइम फाइंड करेंगे। फाई एंगल है, एंगल इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, टी इक्वल्स टू फाई बाई ओमेगा, यहाँ से आपका टाइम लैग भी निकल जाएगा।
क्लियर है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इम्पिडेंस है ना, अक्सर एग्जाम में आता है। हम पहले भी यूट्यूब में अगर वीडियो अपलोड किए उसमें इम्पिडेंस टॉपिक से वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आता है हमेशा एग्जाम में। नेक्स्ट में आते हैं रेजोनेंस। नेक्स्ट टर्म जो है ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, रेजोनेट करना का मतलब क्या हुआ वो समझिए। देखिए रेजोनेंस क्या है। सपोज दैट आप एक स्विंग से एक झूला को झुला रहे हैं, ये एक झूला है, स्विंग है, ऐसे ऐसे झूल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे झूल रहा है ना। अब क्या होगा, अगर आप इसको मान लेते हैं कि ये 1 मिनट में आपके पास 10 बार आ रहा है, कितना टाइम्स आ रहा है? 10 टाइम्स, 10 बार आ रहा है। अगर आप हर बार इसको धक्का दे, मतलब जितना बार आपके पास स्विंग है फिर धक्का दें, फिर जाएगा फिर आएगा फिर धक्का देंगे, फिर जाएगा फिर आएगा फिर धक्का देंगे, हर बार आप धक्का देते रहिएगा तो क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो स्विंग आपका यहां तक जा रहा था वो धक्का देंगे थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर धक्का देंगे फिर और ऊपर तक जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। मतलब स्विंग झूला का स्विंग करने का जो फ्रीक्वेंसी है और हम लोग का फोर्स लगाने का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तब उसको बोलेंगे रेजोनेंस। ठीक है, सर्किट में सेम कंडीशन है। जिस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, जिस समय सर्किट में क्या होगा? करंट मैक्सिमम होगा, उस समय बोलेंगे उसको कि वो हो गया रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम कैसे होगा इस बात को भी समझिए। जैसे हम लोग I इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़े, I इक्वल्स टू E/Z। E बाई क्या पढ़ लिए? Z। Z जब छोटा होगा तो I का वैल्यू बड़ा होगा। Z छोटा कैसे होगा वो देख लीजिए। I इक्वल्स टू E/Z। Z क्या है? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये ना Z होता है। तो इसका वैल्यू जिस समय मिनिमम होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा। मिनिमम में क्या हो सकता है? देखिए R कभी 0 होगा नहीं, 0 हो सकता है कौन? XL माइनस XC, दोनों माइनस होकर के 0 हो सकता है। तो I का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा, I का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब XL माइनस XC का वैल्यू 0 होगा। XL माइनस XC क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। XL माइनस XC अगर 0 होगा तो XL इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? XC। XL इक्वल्स टू XC। XL को क्या लिखिएगा? ओमेगा L, और XC क्या होगा? 1/ओमेगा C। ओमेगा को इधर ले आइए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/LC। यहां से अगर आप ओमेगा लीजिएगा तो ओमेगा इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू आएगा 1/√LC। इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, फाइंड कर लिया जाता है। क्लियर है? अब ओमेगा R पे करंट मैक्सिमम होगा, है ना, बाकी सारे पे करंट आएगा लेकिन ओमेगा R पे करंट मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf या 2π न्यू भी ले सकते हैं, 2πfr 1/√LC। यहां से अगर FR फाइंड करिएगा तो 1/2π√LC ये आ जाएगा। ये हो गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये हो गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अगर आप इसमें ग्राफ बनाना चाहेंगे, है ना, ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इधर ओमेगा है और इधर आपका करंट है, तो करंट तो बढ़ेगा घटेगा सब होगा, तो करंट इंक्रीज करेगा ऐसे करके और फिर डिक्रीज करेगा ऐसे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे जहां पे ये है, यही होगा ओमेगा R। जिस समय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा। दूसरा भी ग्राफ ले सकते हैं किसी का, ऐसा ऐसे होगा ऐसे, तो ऐसे करके वापस आएगा। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो जिस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा उसको रेजोनेंस बोलेंगे। इसको डिराइव भी कर दिए, किस तरह से होगा वो भी करके दिखा दिए। देखिए, द कंडीशन व्हेन करंट इन एन एसी सर्किट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेजोनेंस। करंट इन द सर्किट बताया भी आप लोग को, सब ये सब निकाल दिए, यहां तक निकाल दिए, ग्राफ भी बना दिए। अब करंट कितना होगा? मैक्सिमम करंट I इक्वल्स टू E/R। क्यों? क्योंकि XL और XC तो 0 हो गया, तो करंट कितना आएगा? E/R। R² का रूट निकालेंगे R आ जाएगा, तो E/R आ गया, मैक्सिमम करंट आ गया। समझे बात को? तो ये हो गया आपका रेजोनेंस। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पावर, एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट, ये एक अच्छा डिराइवेशन है।
है ना, एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। एक एसी सर्किट में एवरेज पावर का लेना क्यों जरूरी है? देखिए, करंट भी घटता बढ़ता है, वोल्टेज भी घटता बढ़ता है, और पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का फॉर्मूला वो P इक्वल्स टू होता है VI, दैट मीन्स P इक्वल्स टू आप ले लीजिए EI। अब सोचिए कि वोल्टेज भी घटता बढ़ता है और करंट भी क्या होता है, घटता बढ़ता है, तो पावर को आप एक नाम तो दे नहीं सकते हैं, एक वैल्यू तो आप बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको पावर का एवरेज वैल्यू निकालना जरूरी है। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो ट्यूब है ये 40 वाट का ट्यूब है। 40 वाट का मतलब क्या, ये हमेशा 40 वाट कंज्यूम तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो हो सकता है कि ये 0 से 60 जा रहा होगा, फिर 60 से 0 आ रहा होगा। तो हम लोग जो 40 वाट बोलते हैं, या कोई भी अप्लायंस में रेटिंग किया हुआ रहता है कि ये 40 वाट का है, या 30 वाट का है, 10 वाट का बल्ब है, वो वाटेज क्या होता है, वो एवरेज रेट होता है। तो जिस एवरेज रेट से कोई भी अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम करता है, उस एवरेज रेट को हम लोग बोलते हैं एवरेज पावर, और वही लेते हैं हम लोग एवरेज पावर। क्लियर है? अब एवरेज पावर फाइंड कैसे करेंगे? तो पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 साइकिल में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट ये आपका जो है वो करंट का फेजर है, मतलब कि करंट का ग्राफ है, और ये सपोज दैट ईएमएफ का ग्राफ है। करंट और ईएमएफ, वोल्टेज और करंट दोनों मिलकर पावर देता है, तो दोनों को मिला करके मतलब वन टाइम पीरियड में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना एनर्जी गया, वो हम लोग पहले निकाल देंगे। वर्क डन वही एनर्जी है, और उसको इतना टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वर्क बाय टाइम यानी कि एनर्जी बाय टाइम पावर देता है, तो ये हो जाएगा एवरेज पावर। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए, पहले वर्क डन फाइंड करते हैं, उसके बाद टाइम से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखना है यहाँ पर, कि वर्क डन कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी समझिए। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है VI, मतलब EI होगा। यहाँ पर E लीजिएगा तो E इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू होगा E नॉट साइन ओमेगा टी, और I अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां से P इक्वल्स टू आ जाएगा E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम। अब सबसे फर्स्ट हम लोग स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्मॉल वर्क डन। तो dw इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू dt, dw वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो स्मॉल वर्क डन स्मॉल टाइम में कितना करना पड़ेगा, dw इक्वल्स टू P इंटू dt। हम लोग को निकालना है नेट वर्क डन dw का, कहाँ से, 1 टाइम पीरियड में, तो 0 से लेके t तक में, तो dw का तो w हो गया, और ये हो गया 0 टू t, और ये हो गया p dt। कोई प्रॉब्लम? यहां निकल गया वर्क डन 1 टाइम पीरियड में, मतलब फुल साइकिल में वर्क डन निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, t से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो p एवरेज अगर फाइंड करना है तो p एवरेज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। तो ये ले लेंगे 1 बाय टाइम, और वर्क डन क्या हो जाएगा, p dt फ्रॉम 0 टू t। क्लियर? ये निकल गया P एवरेज। अब इसको आप आराम से सॉल्व करिए, वैल्यू आएगा। कैसे लिए समझ में आया? अब 1 बाई टी है, P का वैल्यू पुट कर दीजिए। P आपका क्या है, देखिए वहां पे E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इनटू में है आपका साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, E नॉट I नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए, E नॉट I नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका E नॉट I नॉट बाय टी, फिर 0 टू t, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी dt, ये होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे इसमें वो भी समझना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इंटीग्रेशन का है, 2 फंक्शन रहेगा, उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका E नॉट I नॉट बाई 2t, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t।
क्लियर है। अब ई नॉट आई नॉट बाई 2t आ जाएगा यहाँ पर, ई नॉट आई नॉट बाई 2t। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो गया आपका dt। क्या लिए 2 साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं। ये आ गया आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2t, 0 to t। ये हो गया आपका cos फाई, बच गया cos फाई, और माइनस में बच गया इधर क्या cos ओमेगा टी, कितना हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई, और ये हो गया आपका dt। क्लियर। अब इसका आराम से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देख लीजिए, ई नॉट आई नॉट बाई 2t। cos फाई एक कांस्टेंट है, cos फाई क्या, cos फाई में t का टर्म तो नहीं है, तो कांस्टेंट जो होता है उसके साथ t आ जाता है इंटीग्रेशन में, cos फाई के साथ t आ जाएगा, और यहाँ t का टर्म है तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई, और बाई में हो जाएगा आपका 2 ओमेगा, क्योंकि t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा है इसलिए 2 ओमेगा से डिवाइड, फ्रॉम क्या हो गया 0 to t, फ्रॉम 0 to t। तो ये आया आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2t। लिमिट पुट करिएगा अपर लिमिट, तो क्या आएगा cos फाई इंटू टी, और माइनस क्या हो जाएगा ये साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई क्या होगा 2 ओमेगा। टी पुट कर दी, अपर लिमिट पुट हुआ। अब माइनस में लीजिए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा ये cos फाई, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, cos फाई ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस में बचेगा साइन, यहाँ टी को 0 पुट करिएगा तो क्या बचेगा साइन फाई बाई 2 ओमेगा। समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2t इंटू कॉस फाई इंटू टी माइनस, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई साइन फाई होता है, तो साइन फाई बाई 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस साइन फाई बाई 2 ओमेगा। यहाँ से ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया क्या टी से टी भी कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। ये निकल गया आपका पी एवरेज, ये क्या निकला पी एवरेज। क्लियर है। अब ये जो 2 है इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पी एवरेज हो जाएगा ई नॉट बाई रूट 2, आई को क्या लिखेंगे आई नॉट बाई रूट 2, और साथ में क्या आएगा cos फाई। तो पी एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट 2 को बोलेंगे ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 को बोलेंगे आई आर एम एस, और साथ में क्या आ जाएगा cos फाई। ठीक है, यहीं पर जो cos फाई है इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं पावर फैक्टर बोला जाता है। तो ये हो गया एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। जिस रेट से कोई भी सर्किट पावर कंज्यूम करेगा वो यही है ये एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ई आर एम एस आई आर एम एस तो जा रहा है, लेकिन कॉस फाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो सेम फेज में जा रहा है कि अपोजिट फेज में जा रहा है, कितना फेज का डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा पावर फैक्टर। बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका पी एवरेज, यही यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। देखिए पूरा डिराइवेशन जो इंटीग्रेशन हम किए वही यहाँ पर भी है, डी डब्ल्यू आई ये लिखा ई लिखा हुआ आई लिखा हुआ है, पी इक्वल्स टू आई डी डब्ल्यू आई डी टी जो हम किए ई आई डी टी डब्ल्यू बाई टी करके पूरे जो इंटीग्रेशन किए हैं वो सेम इंटीग्रेशन यहाँ पर भी किया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी एवरेज। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक जो है वो बचता है ट्रांसफॉर्मर। इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन यही आएगा ट्रांसफॉर्मर। लास्ट वाले चैप्टर में बताए थे आप लोग को EMI में कि वहां पर AC जनरेटर एक लॉन्ग क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं।